राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई दी। कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को लेकर दावा किया कि वह भारत पर एक बोझ की तरह है, क्योंकि वह लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने संपादकों और वरिष्ठ संवाददाताओं के सामने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का खाका खींचा। कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति और संगठन के अगले चरण की तैयारी को लेकर बड़ा मंथन करने जा रहा है। उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को निजी वाहनों की बजाय मेट्रो और सार्वजनिक परिवहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू की है। बुधवार को मोदी के प्रधानमंत्री पद पर लगातार बने रहने का 4399वां दिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी नेता मंदिर में पहुंचे और पूजा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेंद्र मोदी की निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर उत्तरी दिल्ली की किशनगंज गौशाला का दौरा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से किए जाने पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक निरंतर देश की सेवा करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि 10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हुआ है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिनों तक लगातार सेवा देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जनविश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा का जो ऐतिहासिक अवसर है, इसके विषय में चर्चा हुई। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। हम सबने देखा, नेहरू जी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत बड़े एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे। तब देश का एक अलग मिजाज था, आजादी मिली ही थी अंग्रेजों से और एक माहौल, विचार सब एक अलग था। आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, चाहे
भारत में या भारत से बाहर, उन सबको आज ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी, हमारे देश के नागरिकों का एक अच्छा फैसला करने की क्षमता, जो चेतना है, लोकतांत्रिक चेतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया। उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज कैबिनेट ने ये संकल्प लिया कि हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नियत भी है और निर्णायक क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी जब संभाली, उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में माना। कॉलोनियल हैंगओवर के बहुत सारे जो सिंबल्स थे, रेड लाइट चलती थी गाड़ियों के ऊपर, कई तरह के राजपथ कहा जाता था। राजपथ क्यों, ये तो कर्तव्य पथ है। कई तरह की जो कॉलोनियल माइंडसेट की चीजों को उन्होंने बदला और एक बहुत साहस के साथ, बहुत एक नए तरीके से देश को आगे लेके गए और संविधान को पवित्र ग्रंथ बताया। हमेशा संविधान के दायरे में, संविधान के साथ ही सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। लखनऊ में परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में 8,000 डिजिटल उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 50% महिलाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा के माध्यम से युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रोजेक्ट गंगा के आज के लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले टीम यूपी को, जिन्होंने यूपी के अंदर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जिन जनपदों को इसका प्रारंभिक लाभ मिलने जा रहा है, इसके लिए उन सभी जनपदवासियों को बधाई देते हुए यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, हिंदुजा ग्रुप, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे। वर्ष 2026-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8,000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उसका माध्यम बनेगा और नाम भी यानी प्रोजेक्ट गंगा, यद्यपि गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का नाम है, लेकिन माँ गंगा का नाम भारतीय परंपरा में हिमालय से लेकर के यानी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक भारत की एक ऐसी जीवनदायिनी नदी के रूप में है, जिसने उत्तर भारत को यानी दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर भारत को दी है और जिस भूमि से दुनिया के पेट को भरने के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होता है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में भारत की भूमिका माँ गंगा जैसी पवित्र नदियों के कारण ही संभव हो पाया है। और प्रोजेक्ट का नाम भी यानी इस पूरे अभियान का नाम ही प्रोजेक्ट गंगा है,
तो माँ गंगा का नाम जुड़ना अपने आप में एक सुखद अनुभूति इस पूरे कार्यक्रम के साथ करता है। इसके लिए प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्कीम हमारी पहले से चल भी रही हैं। यानी यह अब तक डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो कार्यक्रम आगे बढ़ना है, इस कार्यक्रम में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा हिंदुजा ग्रुप उन गांवों में उपलब्ध करवाएगा जहां पे वह डिजिटल एंटरप्रेन्योर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। उस व्यक्ति को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने का काम प्रदेश सरकार की वे स्कीम करेंगी जो पहले से चल रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सीएम युवा के नाम पर अपनी स्कीम चला रहे हैं। इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और अपना स्वयं का वह व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण देती है और सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग के साथ ही उसे 10% तक मार्जिन मनी भी उस कार्य को आगे प्रारंभ करने के लिए प्रदान करती है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2 लाख यूथ आज के दिन पे सफलतम व्यवसायी के रूप में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। ये हमने गत वर्ष जनवरी 2025 में ये स्कीम आगे बढ़ाई थी और तब से लेकर के अब तक एक सफल मॉडल ये आगे बढ़ रहा है। यूपी के अंदर जो हमारे एडवाइजर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, श्री केवी राजू जी जो वर्तमान में नीति आयोग के मेंबर भी हैं। उस कमेटी ने सिलेक्शन किया था। इसमें ज़्यादातर आईआईटी और आईआईएम से जुड़े हुए स्नातक उसमें सेलेक्ट हुए थे। फिर उनकी हमने ट्रेनिंग कराई थी 1 महीने की। ट्रेनिंग कराने के बाद हमने उनके हाथों में टैबलेट दिया था, उन्हें लॉजिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई। एक निश्चित राशि देते हैं और हमारे वे जनपदों में का नियोजन विभाग से वे जुड़े हैं, जनपदों में रह करके या एस्पिरेशनल विकास खंड में रह करके वहाँ के पैरामीटर के बारे में जानकारी वे अपलोड करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में कैसे मददगार हो सकते हैं उसको देने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रोजेक्ट गंगा के लॉन्चिंग के अवसर पर हिंदुजा ग्रुप को, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, एमएसएमई विभाग को, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि ये डिजिटल इंडिया के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफल होगा जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्पों को पूर्ति करता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित डीबीटी कार्यक्रम में राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में पेंशन की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने और आधार लिंक न होने के कारण बाधित पेंशन धारकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 12 साल पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री के पद पर, इसकी भी शुभकामना देता हूँ। लेकिन बिहार में आज लगभग 1 करोड़ हमारे जो दिव्यांगजन है, विधवा बहनें हैं और जिनको भी सभी तरह का पेंशन सरकार के द्वारा देने का काम किया जा रहा है, तो इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं। ये छोटा कार्यक्रम और लगातार प्रत्येक महीने के 10 तारीख को ये इंश्योर करना है कि हमारी जो बहनें हैं, चाहे वृद्धजन हो, विधवा बहनें हो या दिव्यांगजन हो, सबको पेंशन हर हालत में 10 तारीख को उनके खाते में दे देना है। इसलिए आज मैं फिर से सबको बधाई देता हूं कि आपके खाते में 1100 रुपया आज सभी के खाते में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओजोन में गलत तरीके से शामिल की गई 52 कॉलोनियों और गांवों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक पुराने निर्णयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। विधूड़ी ने कहा कि निवासियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में 10 अगस्त 2010 को जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली की लगभग 92 अनऑथराइज कॉलोनीज में लगभग 1 दर्जन प्राचीन गांवों में ओजोन लगा दिया गया। ये 92 वो कॉलोनियां थी जिनको 24 मार्च 2008 को दिल्ली और केंद्र की सरकार ने नियमित कर दिया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जब इन अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने और हम सभी ने इसका विरोध किया कि अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई है, इनको ओजोन में नहीं डाला जा सकता, गांवों के ऊपर ओजोन अप्लाई नहीं करता, मास्टर प्लान उसकी अनुमति नहीं देता, तब 28 सितंबर 2013 को डीडी अथॉरिटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उस समय के उपराज्यपाल श्री जंग जी ने की। अथॉरिटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि जिन क्षेत्रों में हमने ओजोन लगाया है हम उसको एफ जोन में परिवर्तित कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो गांव हो चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज हो, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा, कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। हम ओजोन में जितनी भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं कृपया जब तक अंतिम फैसला आता है तो नई कंस्ट्रक्शन ना करें। हम भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हैं कि लगभग 40 साल के बाद दिल्ली में उन्होंने 1511 कॉलोनियों को नियमित किया, उनको मालिकाना अधिकार दिया, उनको रजिस्ट्री दी जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को निर्देश दिया कि जिन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया है उनमें सभी बेसिक एमिनिटीज उपलब्ध कराई जाएं। मुझे इस बात की खुशी है, कल सोनिया विहार में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 150 करोड़ रुपया उनकी सरकार सीवर लाइन डालने पर खर्च कर रही है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज देने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं। सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में विकास के कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। गांवों के लिए
श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 2 सालों में, क्योंकि अब दूसरा साल चल रहा है उनकी सरकार का, 2 सालों में उन्होंने 3000 करोड़ रुपया गांवों के विकास के लिए दिया है। इतनी बड़ी धनराशि कभी भी आज़ादी के बाद किसी सरकार ने गांवों के विकास के लिए नहीं दी। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और सभी अपने उन लोगों को जिनकी कॉलोनियां ओ जोन में हैं, जिनके गांव ओ जोन में स्थित हैं, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ न्याय किया जाएगा और जल्दी ही इन कॉलोनियों से और गांवों से ओ जोन हटाया जाएगा, जिससे कि इन कॉलोनियों को भी 1511 कॉलोनियां जिनको नियमित किया गया है उस सूची में सम्मिलित किया जा सके और इन कॉलोनियों के लोग भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना नक्शा पास करवाकर अपना घर बना सकें। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में एमसीडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान एमसीडी के अधीन आने वाले 2 अलग-अलग हादसों में कई लोगों की जान गई। साकेत के सैदुला जाप क्षेत्र में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 6 युवाओं की मौत हो गई, जबकि हौज रानी इलाके में एक होटल में लगी आग में 22 लोगों की जान चली गई। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण ये घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि लगातार गंभीर आरोप सामने आने के बावजूद अब तक न तो एमसीडी, न दिल्ली सरकार और न ही केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान एमसीडी के अधीन आने वाले 2 मामलों के अंदर भयावह मृत्यु हुई है। पहला मामला था साकेत सैदुला जाप के अंदर एक 5 मंजिला बिल्डिंग भरभरा के गिरी, जिसके अंदर करीब 6 युवा, जिसमें ज्यादातर लोग मेडिकल की तैयारी करने वाले डॉक्टर्स थे जो पीजी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों की वहां पे मृत्यु हुई। और उसके बाद ये मामला हौजरानी का था, जिसके अंदर एक होटल के अंदर आग लगने से करीब 22 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें ज्यादातर जो है विदेशी नागरिक थे। इन दोनों ही मामलों में खुल के आ रहा है किस तरीके से एमसीडी के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार के चलते मासूम लोगों की मौत हुई। ये जो लोग इसके अंदर मरे हैं, इनमें से किसी का इन बिल्डिंगों से कोई लेना देना नहीं था। वो जो डॉक्टर्स मरे हैं वो पड़ोस वाली बिल्डिंग के अंदर खाना खाने आए थे, मारे गए। जो विदेशी सैलानी मरे हैं या हिंदुस्तानी मरे हैं, वो उस होटल में रहने आए थे, जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि एमसीडी ने इसके अंदर लाइसेंस कैसे दिया, हेल्थ लाइसेंस कैसे मिला, और वो लोग इसका शिकार हुए। कमाल की बात है कि रोज खबरें छप रही हैं कि किस तरीके से एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, मगर अब तक कोई कार्यवाही एमसीडी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिख रही, जिसमें ऐसा लगे कि ठोस कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जो सैदुला जाप की जो बिल्डिंग गिरी, एक दिन तो यही कहते रहे कि ये 3 मंजिला इमारत गिर गई, जबकि वो जो लेंटर गिरे हुए थे, वो एक के ऊपर जो गिरे हुए लेंटर, वो गिन भी लो तो आपको पता चल रहा है वो 5 से ज्यादा लेंटर है, मगर उसको 3 मंजिला कहा गया। और उस बिल्डिंग की कहानी मैंने भी आपको सुनाई थी, मगर अच्छी बात यह है कि उसकी और भी पुरानी लंबी कहानी थी। हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और बिल्डिंग चलती रही, बिल्डिंग में लोग रहते रहे, और 2026 में इसके ऊपर 4था और 5वां फ्लोर डाला गया। तो 3 बार यह मामला हाई कोर्ट में गया इसी बिल्डिंग का, कुछ नहीं हुआ। 2012 में, 2015 में, 2020 में और 2026 में 4 बार यह मामला बुक हुआ। इस बिल्डिंग को एमसीडी ने कहा कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इलीगल है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, हुई नहीं, और उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई और 6 लोग मर गए। इसी तरीके से ये जो
होटल के अंदर आग लगी है, हौजरानी के अंदर, इसमें भी निकल के साफ आ गया, अखबार में छपा हुआ है। 2024 में, 2025 में, 2026 में एमसीडी के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा यहां पे इंस्पेक्शन की गई और इंस्पेक्शन करने के बाद यहां पे हेल्थ का लाइसेंस दिया गया। मजेदार बात यह है कि जो हेल्थ ऑफिसर हैं, मजेदार बात है कि कुछ सालों पहले जो अर्पित होटल के अंदर, पहाड़गंज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसमें जो डीएचओ थे, वहां भी इसी लाइसेंस की खामी की वजह से जो है इतने लोग मारे गए थे। वहां पे जो डीएचओ थे, वही डीएचओ यहां पे मालवीय नगर के अंदर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। आप वहां कुक को पकड़ रहे हो, कुक को ले आओ ढूंढ के, कुक की गलती है। मैटर जो पूरी तौर पे जो है प्रशासनिक गलतियां हैं, उसके लिए इन लोगों को अगर आप सजा ही नहीं दोगे, इन लोगों को अगर आप जेल नहीं भेजोगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा मानना यह है कि सैदुल्ला जाट वाले मामले के अंदर 2012 में, 2015 में, 2020 में, 2026 में जो एई है, जो जेई है, जो एक्सीएन है, उनको जेल भेजना चाहिए। उनको जब तक आप जेल भेज के उनको सजाएं नहीं दोगे, तब तक ये मामले होते रहेंगे। और ऐसे यहां पे जो डीएचओ है, इसको जेल में भेजना चाहिए। तो मैं दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, एलजी साहब को कहूंगा कि ठोस कार्रवाई करिए। तो खुल के आ गया भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा क्या बचा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास, कौशल विकास और सेवा योजन तथा पशुपालन विभाग में चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और परिश्रम का परिणाम है। आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है। और सच में ये आपके लिए एक आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है। और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, वहीं कौशल विकास को भी हमने अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अपने युवाओं को सिर्फ हुनर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा आने वाले समय में वो नौकरी खोजने वाले न बने, बल्कि वो भविष्य में नौकरी देने वाले बने। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम